नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि मतलब जो विकास होता है उसमें बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। देखिए, विकास कब होगा? जब उसकी सोच समझ और कौशल में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगा उसका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था किस में ज़्यादा तनाव होता है? आप जानते हैं वह अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। बच्चा पूरा तरह से टेंशन में होता है कि लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा तनाव और क्रोध बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? ठीक है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें देखते होंगे बच्चा अपने बराबरी समूह का, बड़ों का नहीं, अपने बराबरी समूह का एक सदस्य बन जाता है, समवयस्क सक्रिय सदस्य बन जाता है। किस समूह का? ठीक है, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था का। ठीक है, तो ये देखिएगा आपको समवयस्क समूह का सदस्य जो है बच्चा, वो किशोरावस्था में बनने लगता है। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा जो है अपने ग्रुप का एक सदस्य बनने लगता है। याद रखिएगा, किशोरावस्था चला जाएगा। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। जो कक्षा में खेल होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं आपको बताना है। ठीक है, देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास और वृद्धि यहाँ पर जो होता है, जो खेल होता है, खेल क्यों करवाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ रहता है। ठीक है, विकास एवं वृद्धि होती है खेल से, उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपा हुआ रहता है। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। कौन सा काल ऐसा है जिसमें बच्चा सीखने का आदर्श काल माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, शैशवावस्था ही बच्चा का एक ऐसा अवस्था है जिसमें सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, किशोरावस्था में बच्चा जो होता है कल्पना जगत में विचरण करता है। तरह तरह के ख्वाब देखता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम एयरफोर्स बनेंगे, हम नेवी बनेंगे, हम शिप चलाएंगे। ये सब तरह तरह की उसके विचार में कल्पना जगत में बच्चा ढूंढते रहता है। वो होता है देखिए आपका किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? ठीक है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। ठीक है, तो बालक मुख्य रंगों की पहचान लगभग 5 वर्ष में करने लगता है। ठीक है, लगभग 5 वर्ष में वो करने लगता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है, देखिए, प्रतिभाशाली के लिए क्या है? 140 से अधिक,
प्रखर बुद्धि के लिए क्या है, प्रतिभाशाली के बाद प्रखर बुद्धि होता है, फिर तीव्र बुद्धि, फिर समान बुद्धि। ये आपका 120 से अधिक, ठीक है, ये आपका 110 से अधिक, और ये आपका 90 से 100 के मध्य होता है, ठीक है। तो 110 से अधिक है तो उसको आप यहाँ पर ले जाएंगे तीव्र बुद्धि में ले जाएंगे, ठीक है। अगला, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, वह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है, 100। तो यहाँ पर 90 से 100 के मध्य जो है वो आपका किस में जाता है, तो सामान्य बुद्धि का वो बच्चा हो जाता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, देखिए 90 से ऊपर, 90 प्लस से लेकर के 100 तक ये तो सामान्य बुद्धि है, लेकिन 90 रुक गया या 90 माइनस चला गया 90 से नीचे, तो वो मंद बुद्धि का बच्चा माना जाता है। तो 90 है इसलिए उसको मंद बुद्धि में आप रखिएगा। खिलौना की आयु किससे कहते हैं, यानी किस अवस्था में बच्चा खिलौना से खेल रहा होता है। तो खिलौना की आयु देखिए हम लोग कहते हैं यहाँ पर शैशवावस्था, जो 0 से 6 वर्ष चलता है। ये बच्चा का मुख्य रूप से खिलौना पर जिंदगी निर्भर करता है, ठीक है। खेल की आयु किससे कहते हैं, किस अवस्था को खेल की आयु हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए बाल्यावस्था ऐसा अवस्था होता है जिसमें बच्चा खूब खेलता है, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, ये अवस्था बाल्यावस्था का समय होता है, ठीक है, बाल्यावस्था कहते हैं। अगला देखिएगा, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए समूह खेल में ही बनता है और खेल की अवस्था देखिए बाल्यावस्था है, ठीक है। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, दूसरों पर निर्भर कब रहते हैं आप बताइए, आप दूसरों पर कब निर्भर रहते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 4 अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धा। लेकिन ये तो सभी अवस्था में लोग दूसरे पर निर्भर है, लेकिन दूसरों पर निर्भरता पूरी रूप से निर्भरता किस अवस्था में होती है, तो बच्चा शैशवावस्था में पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए शैशवावस्था को दूसरों पर निर्भरता रहने का गुण माना जाएगा, ठीक है। मन का मानचित्र संबंधित है, मन का मानचित्र संबंधित है समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्य की योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ठीक है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, तो मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से है। एक बच्चा अपने प्राय सहपाठियों से झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे बताइएगा। एक बच्चा जो है अपने सहपाठियों से बराबर झगड़ता है, क्या कीजिएगा गुरुजी होने के कारण बताइए आप लोग। आप बच्चों को सजा देंगे, आप बच्चों को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उससे परामर्श देंगे, क्या करेंगे बताइए। नीचे है कोई नहीं, जो गुरुजी सजा देने लायक होंगे, जिनके दिमाग में होगा वो तो खूब पटक पटक के मारेंगे कि बच्चा अगला बार सुधर जाए। कोई कोई गुरुजी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम बच्चा को निकाल देंगे। तो जो गुरुजी जैसे होंगे वैसे उसको समझेंगे, लेकिन सही गुरुजी जो होंगे ये राइट आंसर सी करेंगे। आप कारण पता लगाने का प्रयास कीजिएगा वो क्यों झगड़ता है और उसे एक सही परामर्श देने का काम करेंगे। एक अच्छे शिक्षक का यही गुण है, ठीक है। अगला, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, वो कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक या आकस्मिक। तो दूसरे को समाज में जैसा देखता है उसको सीखता है, सामाजिक अधिगम के अंतर्गत डालेंगे, ठीक है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान तो यह कथन है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है गलत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये विद्यार्थी के लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है बताना है आपको, ठीक है। उनके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक अगर सुखी है या समृद्ध है, इसका मतलब है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी वह एक सही शिक्षक हो सकता है। अगला, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा, क्या होगा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा में सृजनात्मक विचार होता है, वह प्रतिभाशाली बच्चा दूसरों के साथ कभी भी झगड़ता नहीं है, तो ये यहाँ पर संकेत प्रतिभाशाली होने का नहीं है। राइट आंसर यही है, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा है।
अभिव्यक्ति में नवीनता कौन लाएगा? सृजनात्मक बच्चा लाएगा। जिज्ञासा किस में होगा? सृजनात्मक बच्चा में होगा। तो यहाँ पूछा कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली बच्चा का लक्षण नहीं होता है। ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपको बताना है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार? तो डिसलेक्सिया देखिए एक पठन विकार है। कैसा विकार है? पठन विकार। इसमें बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, सा को वाज पढ़ता है, तो ये पठन विकार है, पढ़ने का विकार है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मेरे प्यारे शिक्षक बंधु सभी को जुड़े हैं। देखिए आपको सदस्यता अभियान के लिए हमने मैसेज कर रखा है। सदस्यता अभियान अभी होली के अवसर पर चल रहा है, तो आप इस सदस्यता अभियान में जरूर सहयोग करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर जो हमारे साथ जुड़े हुए 1000 ग्रुप का समूह सदस्य जो है सदस्यता अभियान में अवश्य भाग लीजिएगा और लोगों को जरूर जोड़ना है। यहाँ पर आपको जो है 5000 सदस्यता अभियान पूरे करने का लक्ष्य चला रखा है हमने पूरे। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो जितने जोड़ेंगे उतने आपको यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको व्हाट्सएप पर दे दी गई है। तो आप सभी अभी देख लीजिएगा गोल्डन धमाका और ऑफर लेते जाइएगा। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए सामान्य बालकों के साथ। विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों के साथ। ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षा, सामाजिक दर्शन, मीडिया या शिक्षा मनोविज्ञान? ठीक है। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान उस क्षेत्र की पूर्ति कर रहा है। परामर्श का उद्देश्य है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। बच्चा किस प्रकार सीखता है? बताइए बच्चा कई प्रकार कैसे सीखता है? पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो बच्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा कई प्रकार से सीख रहा होता है। अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ये किसका है? BN झा का है, स्किनर का है, डेविस का है, वुडवर्थ का है, किसका है? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है स्किनर का है। देखिए यहाँ पर 20 जो है आपको PDF बना हुआ है CDP का भी। ठीक है। इस 20 PDF से 20 प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है। ठीक है। अब इसी का हमने प्रैक्टिस सेट भी एक बना दिया आपको, जिससे कि आपको अभी एक लाइन से पढ़ोगे, बीच बीच से प्रश्न हमने दे दिया कि जिसमें आपको देखिए कितना कंप्लीट आप कर पाए हैं। ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में जब आप यहाँ पर भाग लेते हैं, जब यहाँ वीडियो देखते हैं, तो आप उसमें कॉमेंट अवश्य कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए थे। ठीक है। जरूर कॉमेंट किया कीजिएगा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? अभी देखिए विद्यालय में तो बच्चा को 3 वर्ष में ही भेजा जाने लगा है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे पहचानने लगते हैं, तो 3 वर्ष उम्र मानी गई है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 150, 280, 390, 460। ठीक है। तो देखिए जो माताएँ होती है वो कितने साल में बच्चे का, जो सही बच्चे का जन्म होता है वो माना जाता है। देखिए 9 महीना, कितना माना जाता है? 9 महीना में बच्चा, 9 महीना तक बच्चा गर्भ में रहता है। कभी कभी किन्हीं का 9 महीना 10 दिन 15 दिन भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन 9 महीना माना गया है। तो 9 महीना, 1 महीना में कितने दिन होते हैं? ऑथेंटिक लीजिएगा तो 30 दिन, और 9 महीना तो 30 9 270 दिन। किन्हीं का 10 दिन 15 दिन अधिक भी जाता है। तो यहाँ पर 270 ऑप्शन नहीं है, तो हम 150 तो कभी भी नहीं ले सकते, 390 भी नहीं ले सकते, 460 उसी के सट्टे देखिए 280 आ रहा है, तो 280 को ऑप्शन को आप ले लीजिएगा। ठीक है। 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, ये मानसिक विकास से रिलेटेड है। स्मृति का विकास मानसिक विकास से, अवबोध की क्षमता मानसिक विकास से। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है।
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। देखिए मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, लास्ट में प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था होता है। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या सबसे कम कब हो जाती है? तो ये वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, यानी हम लोग हड्डियों की संख्या को 206 यहाँ पर रखते हैं। ये वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था होता है। लेकिन जब शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, तो हड्डियों की संख्या 280 300 तक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक कब होता है? शैशवावस्था में। कब कब होता है? प्रौढ़ावस्था में। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था के सबसे प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। तो देखिए किशोरावस्था एक ऐसा संघर्ष और तूफान का समय होता है जिससे बच्चा कुछ जज नहीं कर पाता है कि क्या करे क्या नहीं करे, हमारे लाइफ में क्या होगा नहीं होगा। बड़े उफान का समय चल रहा होता है उस बच्चा के लिए। तो बच्चा को यहाँ पर दिक्कत किस में होता है? अपने आप को एडजस्टमेंट करने में कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। एडजस्टमेंट में सबसे बड़ी समस्या आती है। तो राइट आंसर समायोजन का हो जाएगा, जो बच्चा का सबसे मुख्य समस्या है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देना चाहता है। प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना या तटस्थता की भावना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि अपने और अपने सहपाठियों के बीच सहयोग की भावना को रखना चाहिए। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षक का, एक अच्छे शिक्षक का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? बताना है। 2000, 2001, 2002, 2003। तो ये आपका हो जाएगा 2001 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, विद्यार्थियों में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है, जैसे विद्यालय में बच्चे आते हैं तो बच्चे विद्यालय में ठहरे भागे नहीं, रोकने के लिए क्या आवश्यक होगा? पहला साफ सुथरा कपड़ा, तीसरा खाने पीने का प्रबंध, तीसरा शैक्षणिक भ्रमण और पांचवा अपनत्व का वातावरण। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चे रुके इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ अपनत्व का वातावरण बनाना चाहिए, अपनत्व जैसा बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए जिससे अगला दिन बच्चा उस शिक्षक से मिलने के लिए आ सके। नहीं तो अगर जानवर और क्रूर जैसा व्यवहार कीजिए तो अगला दिन बच्चा भाग जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपनत्व का वातावरण होना चाहिए। बच्चों को किसमें आनंद आता है? बताइए, बच्चों को किसमें आनंद आता है? स्वयं करके सीखने में, प्रेरणादायक शिक्षण में, मित्रतापूर्ण व्यवहार में, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों को किसमें आता है? स्वयं करके सीखने में भी आता है, प्रेरणादायक शिक्षण में भी आता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार में भी आता है। ऐसे राइट आंसर आप इसमें से उपरोक्त सभी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, 1 से 5 का भी हो गया है, 6 से 8 का भी हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी 1 से 5 के 20 टेस्ट सीरीज के लिए 100 रुपये और 6 से 8 के 20 टेस्ट सीरीज के लिए भी 100 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? बताइए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उनको जब भी कक्षा चर्चा हो तो उस समय उसको प्रोत्साहित कीजिए, वो उसमें बोलेंगे और बाकी सभी बच्चे भी आकर्षित होंगे उसके प्रति और पढ़ाई बहुत ही रोमांचक होगा। ठीक है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? बताइए, आप जान रहे हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? संतुष्ट रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उससे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। बताइए, आप एक शिक्षक हैं, क्या कीजिएगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, उससे हम तो संतुष्ट नहीं रहेंगे, उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है, उसको और भी कार्य मिलेगा। वह जैसे अधिक प्रगति सके उसी तरह को अनुप्रेरित करे। तो शिक्षक का काम होता है, देखिए यहाँ पर अनुप्रेरित करना, मोटिवेटिव करना। ठीक है, तो वह जैसे अधिक प्रगति से उसको उसी के अनुरूप उसको अनुप्रेरित करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? सीखना कब समृद्ध होता है बताइएगा? सीखना कब समृद्ध होता है बताइएगा? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग,
वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और अगला है शिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है, कैसे होगा आपको बताना है ना। तो देखिए जब शिक्षण सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा शिक्षण होता है आपको पता होगा कि अगर आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, वो जिस परिवेश से बच्चा आ रहा होता है उसके वास्तविक दुनिया से उदाहरण लीजिए और उसको वहाँ से जा कर के पढ़ाते पढ़ाते अगर टॉपिक पर आप लाते हैं तो यह जो बच्चा सीखेगा वह अस्थाई सीख जाएगा, उसके हर समय मानसिक पटल पर ये बातें बन जाएगी। तो उसका क्या होता है, वास्तविक दुनिया से, जो रियल दुनिया वर्ल्ड में वो देख रहा होता है, उससे जोड़ करके यदि विद्यार्थी को पढ़ाया जाए तो वो सीखना जो है सबसे अधिक समृद्ध हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है। यानी राइट आंसर बी होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में क्लासेस सब कुछ ज्वाइन आप केवल 500 रुपये में ही कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही चीप रेट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जैसे आरटी जैक के किताब का बना हुआ है, जो कि आपके लिए हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो है आपको पासिंग मार्क्स से ऊपर प्रश्न भिड़ना ही भिड़ना तय है। तो आप सभी अभी के बस जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, अब बताइए 120 से अधिक है तो वह किस प्रकार का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, तीव्र है या समान बुद्धि का है। प्रतिभाशाली के लिए कितना चाहिए था 140, प्रखर बुद्धि के लिए कितना चाहिए 120 से अधिक, और तीव्र बुद्धि के लिए कितना चाहिए यहाँ पर 110 से अधिक, और समान बुद्धि के लिए कितना चाहिए 100 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है क्या पूछा है, जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है तो 120 से अधिक है यानी वो प्रखर बुद्धि का है। क्या है, प्रखर बुद्धि का है। तो राइट आंसर प्रखर बुद्धि हो जाएगा। बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। ये प्रश्न 100 प्लस बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं 100 प्लस बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये बालक की अवस्था को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग सभी, कोई जितने भी शिक्षकगण जुड़े हुए हैं। और विशेष में आपको सारा नोट्स और पीडीएफ तो दे ही दिया गया है विकास की अवस्था का, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स रहेगा, 100% रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो के अवस्था वो पढ़ते हैं शैशवावस्था पढ़ते हैं ना, फिर क्या पढ़ते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद रहता है किशोरावस्था और फिर रहता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए हम लोग शैशवावस्था को जानते हैं 0 से 6, बाल्यावस्था को जानते हैं 6 से 12 और किशोरावस्था को जानते हैं यहाँ पर 12 से 18, यही जानते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन आपको देखिए कंफ्यूज कराता है, क्योंकि प्रश्न सीधे तौर पर होता नहीं है। ये प्रश्न आपका यूपी एमपीसीजी सब में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको आपके बीच लाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 मिल भी नहीं करेगा। देखिए यहाँ 1 से 5 है, 5 से 12 है, 12 से 18 है, 18 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था तो 0 से 6 होता है, नियमतः 0 से 6 होता है, लेकिन यहाँ से 1 से 5 दिया है। तो क्या ये 1 से 5 इसी के बीच का अवस्था है या कहीं बाहर का अवस्था, आप देखिएगा तो इसी के बीच में 1 से 5 आएगा ना, तो ये 1 से 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वो कभी कभी मार्केबल आपको करना पड़ सकता है। अगला है यहाँ पर देखिए बालक से 1 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जब ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको यही करना है, आपको चेक कर लेना है। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 18 या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, यही है। अब देखिएगा यहाँ पर तो आपको तो अभी यही बताए थे, अभी क्या था शैशवावस्था था ना, ये 0 से 6, फिर बाल्यावस्था था, ये कितना था आपका तो 6 से 12, और यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 तो ये शैशवावस्था में चल गया, लेकिन एक ऑप्शन दे रहा 5 से 12, यहाँ देखिएगा 5 से 12, तो ये किस में जाएगा बताइए, तो 6 से 12 वाला में ही तो बीच में आता है 5 से 12 ना, तो ये 5 से 12 भी बाल्यावस्था में ही जाएगा, इसमें जाएगा बाल्यावस्था में ही चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में होता है। बच्चा का सिर और मस्तिष्क इसका जो विकास होता है किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा का सिर और मस्तिष्क का जो विकास सबसे ज़्यादा होता है
वो आपका शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में विकास होता है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? 206, 203, 270 या 320? तो जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या जो काउंटिंग करके बताई जाती है वो आपका है 270। ठीक है, कितना है? 270। बीजावस्था कहा जाता है। बीज की अवस्था किसको कहा जाता है? बीजावस्था किसको कहा जाता है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर बच्चा जो होता है, बच्चा जब वो गर्भ में ठहरता है, जब यहाँ पर गर्भ में ठहरता है तो उसका 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक ये जो अंडाणु होते हैं ये जो होते हैं, इसको अवस्था को हम लोग यहाँ जो शुरू बार होता है उसी को बीजावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बीजावस्था कहते हैं। 0 से 2 सप्ताह तक जो बच्चा होता है वो बीजावस्था में माना जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? 1000 प्लस पूछा गया प्रश्न, 1000 प्लस पूछा गया संबंध। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मानसिक विकार का एक पीडीएफ बनाया गया है। हमारे तरफ से एक मानसिक विकार का आपको पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ को जब आप देखिएगा तो आपको वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मानसिक विकार का, क्योंकि सब राज्यों का और पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न का समावेश एक ही में कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से केवल इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्लास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा और वहाँ से तैयारी कीजिएगा तो आपको देखिएगा 100% सफलता अवश्य मिलना फिक्स हो गया है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए बच्चा क्या होता है ना, याद रखिएगा, जैसी लैक्सिया रहेगा ना, लक्ष्य बात को याद रख लीजिएगा। लक्ष्य, बच्चा पढ़ रहा है, लक्ष्य यानी ये क्या है? पठन विकार है, पढ़ने में विकार इस बच्चा का है। ठीक है, तो पठन विकार होगा तो लक्ष्य से क्या बनेगा? तो लक्ष्य से बनाएगा लैक्सिया, लक्ष्य से लैक्सिया। ठीक है, लैक्सिया, लक्ष्य से लैक्सिया, तो ये लक्ष्य को जो लुक्स पड़ेगा वो लैक्सिया है। अब लैक्सिया में यह विकार है इसलिए डिसलेक्सिया कहिएगा। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने वाला विकार से है, इसलिए पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिएगा एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा संबंधी विकार या पठन विकार। ठीक है, देखिए लैक्सिया जैसी है भैया, याद रख लीजिएगा, लैक्सिया, लक्ष्य वाली बात को याद रख लीजिएगा। अब इसमें लैक्सिया में डिसलेक्सिया लगे, एलेक्सिया लगे, पीलेक्सिया लगे, सब पठन विकार में डाल देना, सब पठन विकार में चला जाएगा। ठीक है, राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है? चलिए आ गया वही चीज़, राम को पढ़ने नहीं आ रहा, सा है और वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया या डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर पढ़ने वाला जो त्रुटि है, सा को वाज पढ़ रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, पेन को नेप पढ़ रहा है, ये पठन विकार है, ये दोष बच्चा का पठन विकार का है। ठीक है, तो पठन विकार किससे जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया से, इसलिए चला जाएगा डिसलेक्सिया में। ठीक है, डिसलेक्सिया में चला जाएगा। और यहाँ पर डिस्कैलकुलिया है तो ये गणितीय संबंधित विकार है, कैलकुलेशन संबंधित, कैलकुलेशन, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर अफेजिया है तो ये क्या है? मौखिक संप्रेषण बच्चा नहीं कर पाता है, किसी के बीच मौखिक संप्रेषण को वो नहीं कर पाता है, और मौखिक संप्रेषण नहीं कर पाता है। और डिस्ग्राफिया यहाँ पर जो है भाषा विकार है। ठीक है, चलिए अगला, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कुछ नहीं। ठीक है, तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है बताइएगा? तो ये जो बच्चा का शैशवावस्था होता है ना, उसी में संस्कार दिए जाते हैं और उसी को यहाँ पर शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बाल्यावस्था को हम लोग जीवन का अनोखा काल कहते हैं, क्योंकि इस समय की जो मौज मस्ती होती है वो लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाल्यावस्था। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो होता है वो बच्चा का शैशवावस्था ही होता है, इसमें बच्चा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख लेता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या कोई नहीं। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो बच्चों में पाई जाती है वो आपकी होती है बाल्यावस्था में, वो संग्रह करने का एक प्रवृत्ति उसमें पाया जाता है।
एक अच्छा अध्यापक वह है, कौन है अच्छा अध्यापक बताइएगा। आप सभी कोई बहुत इसमें अध्यापक होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अध्यापन के लिए व्याख्याता विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासित में रखता है। कौन इसमें से अच्छा अध्यापक है? ठीक है, तो देखिए एक अच्छा अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता रहता हो, वो एक अच्छा अध्यापक के रूप में माना जाएगा। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यदि आप अध्यापक हैं तो कौन सा कथन इसमें अच्छा है, देख करके बताइए चारों में से। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से इसमें जो सर्वोत्तम कथन होगा यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगर बच्चा यहाँ पर हैबिट करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो हर बच्चा सीख सकता है। कोई बच्चा में ऐसी प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन वो जहाँ पर प्रतिभा को लगाता है उस चीज़ को सीखता है, और जिस चीज़ को प्रतिभा में नहीं लगाता है वो नहीं सीख पाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन है? अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, देखिए याद रखिएगा, व्यक्तिगत कारक। ठीक है, संचार के साधन, ये सार्वजनिक कारक है। समवयस्क समूह, ये भी सार्वजनिक चीज़ है। अध्यापक, ये भी सार्वजनिक चीज़ है। लेकिन परिपक्वता एवं आयु यानी एज और एडोलसेंसी, ठीक है, मैच्योरिटी, ये है व्यक्ति कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक पर यही निर्भर करता है कि परिपक्वता और आयु क्या है। जिस प्रकार की परिपक्वता होती है, आयु होती है, उसके अनुसार आदमी अधिगम को सीख भी लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, या कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किधर होता है? सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन है? बताइए, इसमें विकास के संबंध में गलत कथन कौन है, आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये विकास के संबंध में सही कथन है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, ये भी सही कथन है। सिर से पैर की ओर होता है, ये भी सही कथन है। तो अब इसमें गलत कथन कौन है बताइए? तो गलत कथन ए है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, गलत कथन ये है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, इसमें कौन ऐसा है जिसमें गर्भधारण काल नहीं माना जाता है उसको? ठीक है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। ठीक है, डिम्ब भी आपका गर्भधारण काल का समय है, बीजाकरण भी गर्भधारण जब धारण होता है उसी का समय है, और भ्रूणावस्था भी उसी का समय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शैशवावस्था ये क्या है? तो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है। ये गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है। ठीक है, गर्भधारण काल के बाद की अवस्था है आपका यहाँ पर शैशवावस्था। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। देखिए एक चीज़, अभी जो टेस्ट सीरीज है उसको तो आप लोग ले ही लीजिए, टेस्ट सीरीज, बाकी प्रैक्टिस सेट भी बनाते चलिए। और जो शिक्षक अब तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो आज ही कर लें, क्योंकि आपके पास अभी समय है, 1 महीना का पूरा समय आपको समझिए मिल रहा है। आप इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। कहीं भी जुड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप JCERT का, जैक का और यहाँ पर सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ 500 रुपये में आपको करवाया जा रहा है। सिर्फ टेस्ट सीरीज की अलग से राशि ली जाती है, क्योंकि इसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, और जुड़ करके यहाँ से सारा नोट्स PDF एक बार अवश्य पढ़ लीजिए, सभी का बना हुआ है क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। अगला देखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, थॉर्नडाइक का, या जीन पियाजे का? ठीक है, तो ये जो कथन है आपको स्टैनली हॉल का है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की चीज़ होती है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसमें कौन मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, देखिए प्रश्न यही था, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, सामाजिक, परिवार के सामाजिक, परिवार का आर्थिक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
तो परिवार का वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करता है, परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में जाते हैं ना तो नहीं वाला आंख में दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है, क्या है कि फेल कराने ही आता है। ठीक है, तो आपको फेल नहीं होना है तो अपना आंख को खोल के रखना है, नहीं, याद रखिएगा। तो देखिए ऊर्जावान मित्रवत बालक है, ऊर्जावान मित्रवत बालक, तो इसका कौन सा लक्षण नहीं होगा इसमें? देखिएगा, खुश मिजाज। जो ऊर्जावान आदमी होता है वो खुद ही खुश मिजाज रहता है हर समय, चाहे उस पर कितनों कष्ट संकट है। सामाजिक, जो सामाजिक प्रवृत्ति का आदमी है वो भी क्या होगा? खुश मिजाज होगा। आसानी से चिढ़ने वाला, देखिए ये गलत है। जो आदमी ऊर्जावान होगा वो आसानी से चिढ़ता नहीं है, वो उसका जवाब देता है, उसके बाद भी जवाब दे करके खुश रहता है। कोई अगर उसका बेइज्जती कर रहा है तो उस बेइज्जती का वो बदला लेता है और खुश रहता है। ठीक है, तो वो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होता है। तो ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं है, यही प्रश्न था कि कौन नहीं है, तो ये ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं है। ऊर्जा का उच्च स्तर, उसमें ऊर्जा का उच्च स्तर होता है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। ठीक है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर सीसी पैटर्न होता है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापक तो नहीं दिया लेकिन सतत मूल्यांकन है, इसलिए इसका सतत मूल्यांकन आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? बताइए, एक आप शिक्षक हैं, आपको समाज में इज्जत कब मिलेगा? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी ढंग से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। बिल्कुल, एक शिक्षक में अगर ये सब है तो उसको इज्जत मिलेगा ही मिलेगा। वो आदर्श जीवन जीता है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, प्रभावी ढंग से पढ़ाता है, तो और क्या चाहिए एक शिक्षक को? सभी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपके एग्जाम में सीडीपी से 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न में देखिए लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बनाने लायक होंगे और जो आपसे बनेंगे, और जो वो ये प्रश्न जो है यहीं पर जो आपको पीडीएफ हम दिए हैं 20 पीडीएफ, वहाँ से लगभग प्रश्न आपके टैली करेंगे। लेकिन 10 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपके दिमागी शक्ति पर होगी और कहीं भी और किसी भी इंस्टीट्यूट में टैली नहीं करेगा। लेकिन 20 प्रश्न 22 प्रश्न टैली जो कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ सीडीपी और सारे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जैक का लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में क्या सही है। देखिए दो चीज़ होता है, एक वृद्धि होता है, एक विकास होता है। कंफ्यूज में कभी मत रहिएगा, वृद्धि बहुत अलग चीज़ है और विकास भी बहुत, मैंने जमीन आसमान का अंतर है वृद्धि और विकास के टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो देखिए वृद्धि के संबंध में क्या से, वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है। जैसे आदमी, मानव को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, इसमें क्या होता है, वृद्धि जो उसकी लंबाई होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि वो 60 साल का होगा तो उसका लंबाई और बढ़ जाएगा, 70 वर्ष का उसका लंबाई नहीं, एक निश्चित समय यानी 18 वर्ष तक लगभग वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें वृद्धि रुक सी जाती है। क्लियर हो गया ना? तो वृद्धि क्या है यहाँ पर, क्या सही है वो बताना है। तो वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, ये गलत हो गया। वृद्धि कभी भी हो सकती है, नहीं, यह वृद्धि कभी भी नहीं हो सकती है, वृद्धि एक समयानुसार होती है, ये भी गलत है। अगला, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल सही आंसर यही है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है और वह निरंतर चलने वाली जो है एक यहाँ पर जो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निश्चित समय के बाद वृद्धि नहीं होता है। ठीक है, निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, इसलिए वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर सी है। डी सभी नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो सी हो गया। चलिए अगला देखिएगा, विकास के संबंध में क्या सही है? विकास के संबंध में क्या सही है? विकास एक निश्चित समय तक होता है, बिल्कुल गलत है। देखिए विकास कभी भी आदमी में हो सकता है। जो आदमी जो डेवलपमेंट नहीं किया है, अभी जो गरीब है, जिसके अगर खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो एक समय के बाद जब मेहनत करेगा तो उसके यहाँ, आपके यहाँ से ज़्यादा सुविधा हो सकता है, तो ये विकास के अंतर्गत हो गया। और विकास कभी भी कर सकता है। विकास एक निश्चित समय तक नहीं होता, इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है किसी दिन विकास हो जाएगा। विकास आप कभी भी कर सकते हैं। विकास रुक जाता है, नहीं, विकास
या चलता ही रहता है, ये विकास रुकता नहीं है, विकास चलता ही रहता है। जो भी आदमी जैसा उसके अनुसार विकास करता जाता है, विकास रुकता नहीं है। ठीक है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता, यह विकास कभी भी हो सकता है। ठीक है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, तो बिल्कुल सही यही है कि विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, विकास कभी भी हो सकता है, विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, लिखने में अक्षमता प्रकट कर रहा है, और कौन सा विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया या डिस्फेजिया। ठीक है, देखिए डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो है आपको मानसिक विकार है, ये कौन सा है, विकार है ना। तो एक चीज़ आपको बता दें, इसका भी एक टॉपिक है मानसिक विकार का, ये पूरा बना हुआ है, आपको पूरा बना करके दे दिए हम। ठीक है, इसको पूरा अच्छा तरह से देख लीजिएगा ना। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका फिक्स किया हुआ है, तो जो प्रश्न फिक्स है उसको फिक्स की श्रेणी में रखिएगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बच्चा लिखने में क्षमता, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में आपको कौन कौन दिमाग में, उसको क्लियर कीजिए आप। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, पढ़ने में अक्षमता यानी पढ़ने का बीमारी है कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है। ठीक है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है, तो पढ़ने में जहाँ है वो डिसलेक्सिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया जो है कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर किस में जरूरी पड़ता है, मैथ में, गणित में, तो गणित संबंधी जो त्रुटि कर रहा है वो डिस्कैल्कुलिया है। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया है। अब बचा अफेजिया और डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो अफेजिया जो है, यहाँ पर अफेजिया, अफेज कोई पेसेज कोई फेज बोला जाता है, उसको मौखिक रूप से बच्चा नहीं लिख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मौखिक रूप से यदि कोई चीज़ सीखने की है जो नहीं कर पाता है बच्चा, उसको अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेजिया। ये किसके लिए है, तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को प्रकट करता है, मौखिक रूप से। अब बचा डिस्ग्राफिया, तो यही है डिस्ग्राफिया, लिखने की अक्षमता को है। ठीक है, लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहेंगे। देखिए नीचे आ भी गया, एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, वह कौन सा विकार से ग्रसित है। देखिए मौखिक रूप से क्या कर रहा है, मौखिक रूप से नहीं कर पा रहा है, वह कौन सा विकार से ग्रसित है, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कैल्कुलिया तो आपको बता दिए, कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर, मतलब गणित यानी गणितीय संबंधी विकार। एलेक्सिया डिसलेक्सिया वही चीज़ हो गया, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों सेम चीज़ है। अब बचा यहाँ पर देखिए डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया अभी क्या था, तो यहाँ पर बच्चा जो है आपको संप्रेषण नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बच गया अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है मौखिक रूप से संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको जो है यहाँ पर अफेजिया में चला जाएगा। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को कौन प्रकट करता है, तो देखिए मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो ग्राफ जो हम लोग करते हैं, पेसेज फेज जो करते हैं वो होता है, तो वो फेजिया से जुड़ा हुआ रहता है। मौखिक रूप से सीखने का फेजिया कोई क्षमता को हम लोग अफेजिया कह लेंगे या डिस्फेजिया कह लेंगे। ठीक है, तो ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहेंगे, गणितीय संबंधी अक्षमता को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो उसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, और लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो ये भाषिक विकार जो है, इसको आप लोग मानसिक विकार को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 10 वर्ष का बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा 10 वर्ष का है, यानी वास्तविक आयु उसका कितना है, 10 वर्ष का है। वास्तविक आयु जो है वो रियल एज उसका जो है 10 वर्ष का है। अब देखिएगा, और मानसिक आयु उसका 12 वर्ष का, 10 वर्ष का है लेकिन उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चा के जैसा है। मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बता दिए हैं, क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और इंटू होता है 100। ठीक है, तो बच्चा का मानसिक आयु कितना है, 12 वर्ष के बच्चा का जैसा है, और वास्तव में वह बच्चा कितना साल का है, 10 वर्ष का है, और इंटू यहाँ पर 100 कर दिए, 10 दही हम 100 कट गया, और 12 दही हम 120, यानी बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना है, 120 है। ठीक है, तो वह सामान्य बच्चा नहीं है, वह तीव्र बुद्धि का बच्चा हो गया। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर नीचे बनाया हुआ है वास्तविक आयु 10 वर्ष का है, मानसिक आयु 12 वर्ष का है, बुद्धि लब्धि क्या होगा पूछा है। बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। इसको हम पीडीएफ में जो भी यहाँ से परचेज करते हैं उनको सारा चीज़ बनाया हुआ हम दे देते हैं। तो 12/10 × 100 120 बच्चा तीव्र बुद्धि का है। क्लियर हो गया? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए जो शिशु नवजात होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। 206 तो सामान्य होता है, 300 220 या कोई नहीं है। तो यहाँ पर 300 का लगभग माना जाता है, यानी 300 यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार 300 आंसर होगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चा किसी किसी बात को लेकर के दोहराते रहते हो, किस अवस्था में? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोहराने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो बच्चा में शैशवावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में पाया जाता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? जो शैशवावस्था होता है कितना प्रतिशत? 70, 80, 90 या 100। ठीक है, तो शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो है बच्चा का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो वो आपका जाकर के 90% के लगभग हो ही जाता है। ठीक है, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? किस अवस्था में जो होता है कि व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो व्यवहार जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। बच्चा का शैशवावस्था में व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर होता है, उससे बच्चा झूठ नकलचे कम करता है, वो मूल जो चीज़ रहता है उसी को लेकर के चलता है। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? एमवीवीआई क्वेश्चन है, 1001 बार अब तक के एग्जाम में सब में देखिएगा पूछेगा। ठीक है, और आपका भी एग्जाम में पूछेगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो विकास परिणाम है वो वंश क्रम और वातावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है, वंश क्रम और वातावरण पर आधारित होता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? अगर कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय का है तो उसमें से इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा उसको आपको चूज करके दिखाना है। ठीक है, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के बालकों में सबसे बेस्ट होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, क्योंकि बच्चा जो स्वयं के द्वारा अनुभव करता है वह उसके दिमाग में अस्थाई फिगर बनता है और वह उस चीज़ को अच्छा तरह से सीख पाता है। ठीक है, तो ये आपको स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। यही राइट आंसर आपका होगा। ऐसे बालक को हम लोग कमजोर बालक कहते हैं। ठीक है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक जो होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान क्या होना चाहिए? समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो निःशक्त बालक हैं उसके लिए शिक्षा का प्रावधान कैसा होना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों का यहाँ पर किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना। ठीक है, तो एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों के मध्य जो है यहाँ पर आपको सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो देखिए अभी एक चीज़ होता है, एक ऑप्शन आपके पास आता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो अभी जो आपके विद्यालय हैं उसमें शिक्षक के लिए जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास ही है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू जो है आपको 2001 ईस्वी से किया गया। ठीक है, 2001 ईस्वी से किया गया। बच्चों को चिल्लाना, रोना उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है? जैसे बच्चा जब उत्पन्न होता है, जब बच्चा पैदा लेता है तो क्या करता है? वह चिल्लाता है, रोता है, बोलता है, खूब करता है।
तो वो चिल्लाना और रोना जो है वो बच्चा के किसकी ओर दिखा रहा है, किसका प्रारंभिक चरण है वो, सामाजिक विकास का, नैतिक विकास का, भाषिक विकास का, शारीरिक विकास का। ठीक है, तो चिल्लाना और रोना बच्चा जो है उसके भाषिक विकास यानी भाषा को वो सीखते हुए आगे बढ़ रहा है, भाषिक विकास का परिणाम होता है। ठीक है, यानी देखिए लिखा हुआ बच्चा का चिल्लाना और रोना उसके भाषिक विकास का परिणाम होता है, उसमें भाषा का विकास हो पाता है उसके क्रम में। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है। आप देखते हैं कि एक पेड़ की कोई भी पत्तियां एक समान नहीं होती है, उसी तरह से एक घर में यदि 10 व्यक्ति हैं तो कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उस सब में अलग अलग भिन्नता है, व्यक्ति पर्सनालिटी भिन्नता अलग अलग है। ये किसका परिणाम है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो देखिए इसका कारण क्या है, वंशानुगत, पर्यावरण, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो वंशानुगत भी है कि किस वंश से है, और पर्यावरण संबंधी कारक भी है, यानी दोनों इसका राइट आंसर, तभी वो व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार का बात करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जो नोट्स लेते हैं उनके लिए देखिए आपको बता दे रहे हैं, अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, जो भी शिक्षक है अभी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो 20 टेस्ट सीरीज को आप 200 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपको, और यह जो है आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है। इसके पहले 20 टेस्ट सीरीज और हो गए हैं, तो आप में से जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जिनको लगता है तो वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और देखिए एग्जाम के संबंध में जो आपके मन में डाउट है तो डाउट मत रखिए, आपके पास समय बहुत कम है, बस यही मान के चलिए समय बहुत कम है। एग्जाम तो आपकी होगी ही होगी, ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म भरा गया है तो आपके एग्जाम होना तय है। तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़ करके तैयारी करें, ये नहीं कि अब एग्जाम नहीं होगी, इसकी सोच को आप लोग बाहर निकाल दें और एग्जाम में एकदम जुड़ जाइए। जो समय मिला है उसको तन मन धन से पूरा सहयोग दे करके आप पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी देखिए, देखने के बाद अवश्य जुड़िए। और देखिए यहाँ पर जो है अब पढ़ाई के समय पैसे की कीमत को आंकना बहुत ख़राब होता है, इसलिए आप सभी जितना आपको अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा है सभी को पढ़ते जाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही मेहनत करके आप सभी के लिए बनाया है, जो केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न का जिक्र है। तो आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज जरूर बनाइएगा। 200 रुपये में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो आप सभी अवश्य यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और बाकी कंप्लीट तैयारी जिनको करना हो, 1 से 5 के लिए 500, 6 से 8 के लिए 500 रुपये और दोनों के लिए 700 रुपये ही कीमत रखे गए हैं। तो आप सभी यहाँ पर इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर पसंदीदा नोट्स बना हुआ है। ठीक है, और वो नोट्स आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से सारा कुछ PDF बनाया हुआ मिल जाएगा, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? गेस्टाल्ट, क्लासिक, मनोविश्लेषण, प्रयत्न था भूल का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने किसका दिया? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को दिया। और किस पर दिया था? कैट पर दिया था, बिल्ली पर दिया था, पशु पर दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? यही तो है पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, यही तो है पशु पर, थॉर्नडाइक जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो और अगला देखिएगा, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? ठीक है, तो बालक अपने 9 माह में, 3 माह में, 6 माह में, 12 माह में। देखिए बालक जो है अपनी माँ को 3 माह से ही पहचानना शुरू कर देता है, वह उसकी संवेदना को समझता है। इसलिए बालक से जब आप लेते हैं बालक को जब उसकी माँ से, तो वह क्या करता है? रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ को संवेदना से पहचान रहा है वो। ठीक है, उसकी माँ उसको कैसे गोदी लेती है, कैसे खिलाती है, कैसे खाती है, उसका गंध भी बच्चा पहचानने लगता है और इसीलिए उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, अगर आप उससे लेते हैं तो क्या करता है? रोने लगता है। कुछ देर के बाद भले ही आप में जाकर सटता है, मिलता है, तो अपनी पहचान करने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु क्या होगी? 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 6 से 7 माह, 8 से 9 माह। ठीक है, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो उसकी आयु समझिए 8 से 9 माह है लगभग। ठीक है, 8 से 9 माह के लगभग हो सकता है। बालक भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा का व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, देखिए भाषा की यहाँ सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीखना है तो उस क्षेत्र का समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आप अभी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं, लेकिन आप हिंदी भाषिक क्षेत्र को छोड़ करके आपकी पोस्टिंग कहीं हो जाती है बंगाल में, आप बंगाल में चले गए। ठीक है,
अब बंगाल जब आप जाते हैं तो वहाँ समृद्ध भाषिक वातावरण आपको क्या मिलता है? बंगाली। क्या मिलता है? बंगाली, बंगाली भाषा। अब आप वहाँ अगर 1 साल 2 साल रहते हैं तो हमें ये लगता है कि उस भाषा जो समृद्ध चारों तरफ चल रहा है, समृद्ध सभी जगहों पर जो भाषिक वातावरण बंगाली का बना हुआ है, तो आप वहाँ कुछ ना कुछ बंगाली भाषा स्वतः सीख जाएंगे। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो वहाँ का समृद्ध भाषिक वातावरण, जहाँ आदमी जाएगा वहाँ जो भाषा चल रहा होगा उसको कुछ ना कुछ वह सीख जाता ही है। ठीक है, अगला देखिएगा, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, बताना है किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है। प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। 10 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु से किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बता दीजिएगा। बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो बाल विकास की 4 अवस्था है। बाल विकास की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं शैशवावस्था, जानते हैं शैशवावस्था, फिर जानते हैं बाल्यावस्था, फिर जानते हैं किशोरावस्था और फिर जानते हैं प्रौढ़ावस्था। होता है ना। शैशवावस्था क्या होता है? तो 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था कब होता है? 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था कब होता है? 12 से 18 वर्ष। और प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर। तो किशोरावस्था कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 12 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पर तो यही तो पूछे आपसे, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष से, कभी नहीं। 6 वर्ष से, कभी नहीं। 12 वर्ष से, बिल्कुल सही। 15 वर्ष की आयु से, नहीं। प्रारंभ तो ये 12 वर्ष की आयु से ही हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर 12 वर्ष की आयु से हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अनुभव पर आधारित होता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या प्रक्षेपी। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट किसको कहते हैं? तो जो टेस्ट अच्छा होगा, जो जांच अच्छा होगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उस प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उस प्रश्न पत्र की वैधता भी होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। जो मानक होता है प्रश्न पत्र का वो भी होना चाहिए। यानी मानकीकृत परीक्षण इसी को किया जाता है कि वह प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता भी हो, वैधता भी हो, मानकता भी हो। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। ठीक है, शिक्षण कुशलता, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे शिक्षण में कुशल जो है वो किस किस से चीज संबंधित होगा। श्यामपट्ट पर बढ़िया से लिखेगा, प्रश्नों को भी हल कर लेगा और प्रश्न भी बढ़िया से पूछेगा, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता। एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे बताइए? एक अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बच्चा की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो जो शिक्षक जिस स्तर के होंगे वैसा काम करेंगे। कोई शिक्षक इसमें से होंगे जो बच्चों को उपेक्षा करने लगेंगे, कोई होंगे तो अभिभावक को बुलाने लगेंगे, और कोई होंगे कि उनसे मिलने स्वयं जाएंगे, कोई होगा कि बच्चा को दंड देना शुरू करेगा। ठीक है, चारों सही है, लेकिन जो इसमें ऑथेंटिक आ रहा जानते हैं उसमें क्या होगा? अगर आपको बार बार बुलाने के बाद भी गार्जियन नहीं जाते हैं तो आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि आपने बहुत बार कह दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे बहुत से देखिएगा आपसे अगर मिलते जुलते हैं तो बहुत कुछ एक्साइटेड बात करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ एक्साइटेड बात करते हैं, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको क्या शांत करना चाहिए? कब? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ठीक है, बच्चों को जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तो कोई कहें कि जब हम फुर्सत में रहेंगे,
जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद हम करेंगे, नहीं। और एक ऑप्शन है तत्काल, जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो एक अच्छे शिक्षक से इसी बात की यहाँ पर आग्रह की जाती है कि अगर बच्चा ने कुछ जिज्ञासा प्रकट किया हो आपसे जानने का, तो अगर आप उस चीज़ को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अगर बच्चा को उस पर समझा सकते हैं, तो उसका तत्काल ही जवाब दीजिए। जब विद्यार्थी के द्वारा जिज्ञासा आपको उत्पन्न की गई है उस समय ही कीजिए, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और एक है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन शब्दावली, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए सबसे जो राइट आंसर है वो है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल में करना, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक की पहचान करना, अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र को पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो आ रहा है आपको डी नंबर, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक बच्चा तैयार कर पाया है और उसका पौष्टिक पोषण कर पा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आप देखते हो कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए खेल छुट्टी दी जाती है। आखिर ये खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग, अनुशासन एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? कोई शिक्षक इसमें से आंसर देंगे इसलिए खेलना उचित है कि वह शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, ठीक है। कोई ये भी टिक लगाएंगे कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। कहा है भाई, तो लड़का लोग बच्चा लोग खेलने चला गया, अब हम लोग ऐश मौज करेंगे, अब शिक्षक क्या करेंगे, तो अब पढ़ाने का दरकार नहीं होगा। तो कोई ये भी मारेंगे जो इस टाइप के शिक्षक होंगे इसको भी सही कर देंगे। यह समय बिताने में सहायक होगा, बहुत अच्छा बात है। क्या हो गया, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, अब समय बीतेगा बढ़िया, बच्चा लोग खेलने चला गया, ठीक है, ये भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन खेल का जो सबसे मुख्य जो काम है वह क्या करता है बच्चों में? सहयोग की भावना, खेल टीम वर्क है, अनुशासन, अनुशासन से खेल होता है, नहीं तो कोई खेल आप नहीं खेल सकते हैं, और शारीरिक संतुलन इसमें होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट है कि खेल से बच्चा में सहयोग की भावना भी आती है। सहयोग इसलिए आता है कि अगर मान लीजिए कि वो क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल का खेल कर रहे हैं, तो वो जानता है कि ये जो लड़का है हमारे टीम का है, ये फुटबॉल इसको देता है, दूसरे को नहीं देता है, तो क्या कर सहयोग कि हम किसी तरह से जीत जाए, तो ये भावना हुआ। अगर वो दे पा रहा है गेंद, इसका शारीरिक संतुलन है। उसके बाद है कि ऐसा नहीं कि गेंद को हम पकड़ करके भाग जाए, ये नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि यह अनुशासन में नहीं है, अनुशासन में है। अभी गेंद को हमें नहीं कुछ करना है, किसी को गाड़ी नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बोलना, ये क्या है? अनुशासन। तो खेल से इन सभी चीज़ों का शारीरिक विकास होता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या माना जाता है? कोई बच्चा अभिप्रेरित है तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक के द्वारा किया गया उपचारात्मक काम, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो ये तो नहीं होगा, डी नंबर तो होगा नहीं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा अभिप्रेरित है तभी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, नहीं तो पूछता नहीं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बियाचे को, पावलोव को, कोहलवर को, स्किनर को, किसी को नहीं, ठीक है। तो बच्चा से संबंधित जो है आपको जीन पियाजे का यहाँ पर जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से बच्चे को पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है?
बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे लोगों से वह मिलता जाता है वैसे वैसे लोगों से उसको ज्ञान बढ़ते जाता है, ठीक है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ उनको पूर्व ज्ञान होता है। पूरे पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, नहीं, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता, वे मिलजुल कर भाग लेते हैं और उनको मज़ा आता है, कष्ट नहीं मज़ा आता है, ये गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भी तो है कि सिखाया जाता है वही होता है, लेकिन सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। शैशवावस्था की अवधि होती है, शैशवावस्था की अवधि होती है, आपको बताना है शैशवावस्था जो होती है उसकी अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो बाल विकास की जो अवस्था है उसमें आपने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था और बाकी प्रौढ़ावस्था कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था की अवधि पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन जो आ रहा है देखिए, जन्म से 5 वर्ष तक एक ही। अब 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था में चला जाएगा और 12 से 18 तो ये किशोरावस्था में चला जाएगा। बच्चा जन्म से 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 से 6 के बीच में कुछ भी लिख दे, 2 से 4, 1 से 5, ये सभी चलेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास है ही, ठीक है। तो जन्म से 5 वर्ष तक को आप यहाँ पर टिकिंग करेंगे। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं, ठीक है। तो दूध के दांतों की संख्या आपका जो होता है वो अब 20 होता है, ठीक है। कितना होता है, 20 होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, शैक्षिक दृष्टि से मतलब शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्था होती है, 1, 2, 3। यहाँ पर राइट आंसर 3 होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है, कब होता है, 12 से 17, 6 से 12, 0 से 5, कोई नहीं, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 6, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर। तो पूछा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कितना है, 6 से 12। 6 से 12 कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बी में, बी राइट आंसर है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को क्या कर देना चाहिए बताइए, उसको दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित कर देना चाहिए, सक्रिय कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बालक की जिज्ञासा को दमन, दमन मतलब दबाना, कभी नहीं चाहिए। यदि बालक जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है तो उसका जवाब दीजिए। शांत, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, सबसे सही आंसर शांत किया जाना चाहिए। यदि बालक ने जो जिस चीज़ के प्रति जिज्ञासा आपसे जानने का उत्पन्न किया है उसको आप जवाब दे करके उसको शांत कीजिए, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, राइट।